जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो भूगोल के रिगार्डिंग क्लास हुई थी। उसके अंदर हमने जियोग्राफी को पढ़ा था और जियोग्राफी के अंदर भी हमने भारत की जियोग्राफी स्टार्ट की। इसके अंदर हमने भारत के जो विशाल पर्वत का क्षेत्र है, यानी भारत के अंदर जो विशाल पर्वत हैं, हम उनको पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी क्लास होगी वो भारत के उत्तरीय मैदान को लेकर होगी। हमने भारत की भौगोलिक स्थिति को कितने भागों में बांट कर देखा था। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति को हमने किस में पढ़ा था। पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर की पर्वतमाला, फिर हमने पढ़ा था उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, फिर हमने प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय या फिर पठार, ठीक है, पठार। पठार के बाद हमने जैसे तटीय मैदान, क्या था भाई, तटीय मैदान हमने पढ़ा। फिर हमने द्वीप के बारे में चर्चा की कि द्वीप क्या होते हैं, ठीक है। इन 5 भागों में हमने भारत के भूगोल को बांटा हुआ है। इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान की आज हम चर्चा करेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये जो मैदान है भाई, उत्तर भारत का विशाल मैदान लगभग भारत के 43% हिस्से पर है। ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों द्वारा ये बनाया गया है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के जो तंत्र हैं, उन्होंने भारत के उत्तर के विशाल मैदान के क्या किया है? निर्माण किया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? 43% भाग पर है, 43% भाग पर है। इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। कारण ये रहता है क्योंकि यहाँ पर जल उपलब्ध है, समतल मैदान है और कृषि के लिए उपजाऊ है। क्या है? कृषि के लिए उपजाऊ है, कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? तो ये निवास करती है भारत के जो उत्तर का विशाल मैदान है, उसके अंदर ये जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो क्षेत्रफल आता है वो लगभग, क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, अब क्षेत्रफल में कितना आता है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई रहती है, लंबाई कितनी रहती है? लंबाई इसकी जो रहती है पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम में लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर रहती है, 3200 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई रहती है वो 100 से लेकर 150 किलोमीटर रहती है। 100 से लेकर 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहती है। लंबाई रहती है 3200 किलोमीटर और क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल रहता है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर रहती है। नदियों की हमने चर्चा कर ली। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों ने इसको मिलकर बनाया है। कृषि उपजाऊ यहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा भूमि कृषि उपजाऊ के लिए यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। 7 लाख क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 43% भाग पर है, ठीक है। भारत के 43% भाग पर हमें यह मैदान देखने को मिलता है।
भारत में अगर मैं चर्चा करूं, ये देखिए जो ये एरिया है, ये वाला एरिया थोड़ा सा पश्चिम बंगाल वाला, ये जो एरिया है यही एरिया कहलाता है यहाँ तक का एरिया। यहाँ पर तो आ जाता है तो सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया मैदान, यहाँ पर गंगा नदी द्वारा बनाया गया मैदान आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया मैदान। तो आपको कितने कितने मैदानों को पढ़ना है? हमें 3 मैदानों को पढ़ना है। गंगा, एक तो गंगा द्वारा बनाया गया, सिंधु नदी द्वारा, और किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों के तंत्रों ने इस विशाल मैदान को निर्माण किया है। ये विशाल मैदान आपका रहता है हरियाणा, यूपी, दिल्ली वाला एरिया भी, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग, ठीक है। वैसे तो पश्चिम बंगाल भी कंप्लीट आएगा, लेकिन जब हम गंगा नदी के मैदान की चर्चा करेंगे तो उसमें सिर्फ पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग आता है, तो इसमें पश्चिम बंगाल आपका कंप्लीट रहता है। हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ये इसका एरिया रहता है कि कहाँ कहाँ पर उत्तर का जो विशाल मैदान का जो भाग है वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं भाई, डिवाइड करके हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, डिवाइड करके हम इसको पढ़ते हैं। देखिए इसको कंप्लीट को ही इरेज कर लेते हैं, ठीक? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं लिया है किसी ने तो वो बैक जाकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखिए ये क्या हो गया, ये पर्वत हो गया। पर्वत के बाद तराई क्षेत्र आता है, ठीक है, तराई भाबर क्षेत्र आता है, भाबर के बाद तराई आता है, तराई के बाद काप आ जाता है, और काप के बाद डेल्टा आ जाता है। देखिए यहाँ से इस भाग को भाबर कहते हैं, भाबर, इसके आगे आ जाता है तराई, उसके बाद काप, उसके बाद रे या कल्लर, रे काप के अंदर ही आएगा, ठीक है, डेल्टा, और डेल्टा के बाद दोआब को पढ़ेंगे, क्योंकि दोआब भी आप इसको, दोआब आपको, दोआब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, दोआब क्षेत्र भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, दोआब क्षेत्र भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए पर्वतों से नीचे सीधे बाबर आ जाता है, बाबर को गिरिपादीय मैदान कहा जाता है, गिरिपादीय नीचे कहा जाता है, यानी गिरी मतलब होता है पहाड़, और पाद का मतलब होता है नीचे, यानी पहाड़ के नीचे का मैदान गिरिपादीय होता है। यहाँ पर जो पत्थर होते हैं, पत्थरों से पानी जब गुजरता है तो हमें दिखाई नहीं देता, यानी नदियाँ जब पहाड़ों से नीचे आती है तो वो सीधे बाबर क्षेत्र में आती है, बाबर क्षेत्र में आने के बाद हमें नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तर के मैदान में सबसे पहले नदियाँ कहाँ पर दृष्टिगोचर होती है? यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, और एनटीए हो गया, ठीक है। ऐसे ही वो एक लैंग्वेज अपनाते हैं डिफरेंट टाइप की, और एसएससी भी। तो पूछेंगे कि उत्तरी मैदान में सबसे पहले नदियाँ कहाँ पर दृष्टिगोचर होती हैं? दृष्टिगोचर का मतलब होता है दिखाई देना किसी भी चीज़ का। तो तराई क्षेत्र में हमें सबसे पहले नदियाँ देखने को मिलती हैं। नदियाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? तराई क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। नदियाँ कहाँ पर विलुप्त होती हैं? भाबर में विलुप्त रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाई नहीं देती, नज़र नहीं आती हैं, ठीक है, नज़र नहीं आती है। ये इसे क्या कहते हैं? इसे गिरिपादीय मैदान कहा जाता है, गिरिपाद इसे कहा जाता है, गिरिपाद इसे कहा जाता है, ठीक है। भाबर प्रदेश को क्या कहा जाता है? गिरिपाद कहा जाता है।
यहाँ पर जलोढ़ पंख मिलते हैं। जलोढ़ पंख का मतलब होता है पत्थर के टुकड़े, ठीक है, छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों को क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख। यहाँ पर क्या मिलते हैं हमें, छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े क्या कहलाते हैं, जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, बाबरी से नाम दिया जाता है। यहाँ पर कृषि आप नहीं कर सकते, अगर पत्थर कंकड़ पत्थर है तो कृषि हम नहीं कर सकते। तराई के अंदर भी हमेशा पानी भरा रहता है, बाढ़ वाला एरिया रहता है। तराई के अंदर हमें वन्य वनस्पतियाँ देखने को मिलती है, मच्छरों का यहाँ पर प्रकोप देखने को मिलता है। तराई में क्या रहता है, वन्य वनस्पति हमें देखने को मिलती है, वनस्पति देखने को मिलती है। मच्छर यहाँ पर देखने को सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मच्छर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तराई के अंदर खेती की अगर मैं बात करूँ तो तराई के अंदर फसलें जैसे सिंघाड़ा और मखाने की खेती की जाती है। सिंघाड़े व मखाने की खेती यहाँ पर तराई क्षेत्र में की जाती है। आगे आ जाता है काप, इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे काप को पढ़ेंगे। तराई क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र में सबसे पहले नदियाँ हमें देखने को मिलती है। तराई क्षेत्र में हमें क्या मिलती है, नदियाँ सबसे पहले देखने को मिलती है। ये जो बाबर प्रदेश है उसके दक्षिण में है, बाबर के क्या है, ये दक्षिण क्षेत्र में है, ठीक है। तराई के अंदर नदियाँ देखने को मिलती है, सबसे पहले नदियाँ हमें तराई क्षेत्र में दिखाई देती है। सिंघाड़े व मखाने की खेती की जाती है। वन्य वनस्पति हमें यहाँ पर मिलती है। पानी यहाँ पर हर समय बाढ़ पानी यहाँ पर बना रहता है और यहाँ पर क्या मिलती है हमें, मच्छरों का यहाँ पर प्रकोप आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये भाग जो होता है ये दलदलीय भाग होता है अधिकांश। आगे आ जाता है कोप प्रदेश, इसको इरेज कर देते हैं और कोप प्रदेश को पढ़ते हैं। देखिए कोप प्रदेश, कोप दो भागों के अंदर बांट देते हैं, खाद्य व बांगर, ठीक है। कोप प्रदेश क्या होता है, कोप प्रदेश यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर रेते की जो रेत होता है, रेत जो काप रेत होता है, काप रेत की मात्रा क्या होती है, कम देखने को मिलती है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चिकनी मिट्टी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, चिकनी मिट्टी की भांति होती है। और इस मिट्टी को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, काप में रेत देखने को मिलता है कम मात्रा में, चिकनी मिट्टी यहाँ पर होती है, चिकनी मिट्टी यहाँ पर होती है। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में से बांटते हैं, खादर व बांगर में। खादर वाला जो एरिया होता है, खादर वाला एरिया इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर उपजाऊ एरिया होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता हो। क्या है, खादर के अंदर क्या होगा, हर साल बाढ़ आएगी, हर साल बाढ़ का पानी आएगा, ठीक है, बाढ़ का पानी आता है। अब जब भी पानी आएगा अपने साथ क्या लेके आएगा, गाद लेकर आएगा। गाद का मतलब होता है उपजाऊ मिट्टी के कण लेकर आएगा, महीन कण लेकर आएगा मिट्टी के। तो जहाँ पर ये आएगा, जहाँ पर रुकेगा तो वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर इस